अपने पिता स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी को उत्तम एग्जाम्पल मानता हूँ। और ये तारीख हमारा और आदरणीय मनोज सिन्हा जी के संबंध को नहीं तय करता है। पूज्य महाराज जी ने जब कहा कि जब तक हम बटेंगे तब तक हम कटेंगे, लेकिन मेरा क्षेत्र जैसे आपने कहा कि गन्ने को लेके ही केवल प्रसिद्ध नहीं है, तो इससे पूर्ववर्ती सरकारों में उन चीनी मिलों पर ध्यान नहीं दिया। मुख्तार अंसारी एक विशुद्ध माफिया और गुंडे किस्म के व्यक्ति थे। कोई असामाजिक तत्व, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे लोग दंगा का 10 शब्द सोचने के बारे में लोगों को नानी माई याद आ जाती है। और वो क्या क्या कुरीतियां हैं? जाति में बंटवारा, अगड़े पिछड़े का बंटवारा, पढ़े लिखे और न पढ़े लिखे का बंटवारा, आरक्षण का बंटवारा। आपने भ्रम बना दिया कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जो दल समाजवाद के नाम पे चला वो आज पीडीए के नाम पे चल रहा है। गाजीपुर के सच्चे रावण का दहन राम के रूप में पूज्य महाराज जी ने किया। 7.62 mm की पिस्टल हो, राइफल हो, मुझे बहुत पसंद है। क्यों अफजाल अंसारी पे मुकदमे हैं? क्यों मुख्तार अंसारी पे मुकदमे हैं? हम लोग की तरफ कहा जाता है कि मोच पे पाम ही तक ना आए तो हर मुकदमा होगा। मुकदमा तो ऐसे लिखाएगा नहीं, मेरे पे क्यों नहीं लिखा जा रहा? पिताजी की हत्या के बाद से कई बार जान से मारने की। मुख्तार और अफजाल के पिता को सोचना चाहिए था कि जिस समय ये ऐसी हरकत की है, 2-2 पड़ाका कान के नीचे लगाए होते तो आज सही रास्ते पे कुछ हो सकता है देश के लिए कर रहे होते। समाज उनसे पूछे कि तू का है ना तब इतना बढ़िया शूटर रहा है, इतना बढ़िया राइफल चलाता तू सेना में गई रहता। वो आज के डेट में 2000-3000 करोड़ के लोग हो गए। कौन सी ऐसे उनके अल्लाह मियाँ का रहम रहा कि वो ऐसे लोग हो गए? और पिछड़ों को ये क्यों बताया जा रहा है कि अगड़ों से तुमको मैं सुरक्षा दूंगा? क्यों? और इनका क्या है कि मेरा 2 बिस्से पे वहाँ हरिजन बसे हैं तो मेरे 3 बिस्से पे वहाँ यादव बसे हैं। घूम घूम के बताना। 70 साल के हो गए, बुढ़ऊ को मैं क्या सिखाऊं? मुख्तार अंसारी को उस समय के इस देश के सबसे खूंखार अपराधियों का एक गुट बनाना पड़ा मेरे पिता की हत्या करने के लिए। उस दिन जिस दिन हत्या होती है सभी थानों के वायरलेस बंद कर, नहीं तो इतने के बावजूद भी मेरे पिता को मारना इस जन्म में इन लोगों के बस का नहीं था। अपराधी के पास कोई बल नहीं होता है, वो दिखावे में अपनी दुनिया को जीता है। अफजाल अंसारी की हिम्मत तक नहीं है कि वो मुझे ये प्रस्ताव भेज रहे हैं, हिम्मत तक नहीं है। कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक समय में मुख्तार अंसारी से संपर्क थे। स्वर्गीय अवधेश राय जी के मुकदमे में अपना बयान तब दर्ज कराया जब पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश में सरकार आई। अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के आपके भाई के हत्यारे से आपने समर्थन ले लिया। क्यों? आपके पति के न रहने के बाद घर पे फोन आए कि आज नहीं कल तक तुम्हारे पति का हत्या हो जाएगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की अगर उसने मदद नहीं की होती तो चाहे मुन्ना बजरंगी नहीं बिन लादेन भी ले आते तो मेरे पिताजी की हत्या नहीं हो सकती। ये ऐश और तलब के मत वाले बेकार की बातें करते हैं। ये ऐश और तलब के मत वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हैं। अकील बदायूनी की ये पंक्तियाँ एक किरदार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक किरदार जिसकी पृष्ठभूमि विशुद्ध राजनैतिक है। एक किरदार जिसने अपनी माताजी का पूरा ट्रांजिशन पीरियड देखा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा दौर देखा। एक किरदार जिसने प्रदेश की राजनीति के बदलते कालखंड को देखा। एक किरदार जिसे युवा कहा जाए तो युवा की परिभाषा के साथ इंसाफ होगा। दरअसल कहानियों में किरदार और नायक तरह तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे किरदार और ऐसे नायक विरले होते हैं जिनके साथ राजनीतिक प्रिविलेज कम आता है, और आता है तो कुछ चुनौतियों के साथ आता है। तो राजनीति को एक करीब से, राजनीति को नज़दीक से देखने, समझने, अनुभव करने और दुख, पीड़ा, कष्ट का एक बड़ा दौर झेलने के बाद जो किरदार आज हमारे समक्ष हैं वो संभवतः उत्तर प्रदेश की सियासत के युवा चेहरों में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं।
तो सर्वप्रथम पीयूष जी, स्वागत है आपका हमारे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विभव जी, और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो जैसे कि हम हर साक्षात्कार की शुरुआत इसी तरह करते हैं कि कैसे हैं आप, कैसी है आपकी सेहत? नहीं, आपके दुआओं से और हमारे क्षेत्र के लोगों के दुआओं से और भगवान की दया से सेहत अच्छी है और हम अच्छे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए विश्व सीधे राजनीतिक प्रश्नों बिल्कुल। पर आते हैं। बिल्कुल। मैंने आपकी प्रोफाइल और आपका जो सोशल मीडिया है पिछले लगभग 8-10 महीने से देखा, तो इस अवधि में आपने लगभग 4-5 मुलाकातें कर ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो क्या बतियाते हैं उनसे आप, और वो क्या कहते हैं आपसे? देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि जब आप किसी जनसेवा में अपने आप को रखते हैं और समाज के लिए राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जब आप सेवा के भाव से रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अपने लोगों के, क्षेत्र के लोगों के समस्याएं होती हैं, जिसका निस्तारण कुछ वहाँ लोकल स्तर से, कुछ ज़िले के स्तर से, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसे मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मुलाकातें समस्याओं को लेकर, अपनी मार्गदर्शन को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर, या हम अपने राजनीति की जो पृष्ठभूमि बना रहे हैं उस पृष्ठभूमि में किन किन चीज़ों को महत्व देना है और कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों को लेके उनसे अक्सर मैं मिलता रहता हूं। और रही बात उनके कहने की, तो देखिए, एक शिष्टाचार है, एक हमारा उनका एक संबंध गुरु और शिष्य का पहले का रहा। अब एक मुख्यमंत्री के और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा उनका एक संबंध, दूसरा संबंध है। तो दोनों विषयों पे गंभीरतापूर्वक जो एक मार्गदर्शक जिस तरीके से काम या निर्देश देते हैं, वैसे उनका निर्देश का मैं पालन करता हूँ। तो सूबे के मुखिया से इतने प्रभावित और प्रसन्न रहने का क्या कारण है? कि मतलब जब मैं देखता हूँ तस्वीरों में, तो आप भी अक्सर मुस्कुराते हैं, वो भी बड़ी सहजता और विनम्रता के साथ मिलते हैं। तो ये इतना मतलब मुलाकातों के दौरान प्रसन्नता का आधार क्या है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया ना कि एक तो हमारा जो एक रिश्ता है गुरु शिष्य का, एक तो वो आधार है, और दूसरा आधार है कि सूबे के मुखिया के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले हम दोनों लोग, एक छोटा सा कार्यकर्ता के लिए जो एक विनम्रता होनी चाहिए, जो सहजता होनी चाहिए, वो एक प्रेम उनसे झलकता है। तो मूल आधार ये दोनों चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास होता होगा कि जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर या अपने लोगों की समस्याओं को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर, निश्चित रूप से उनको भी ये एहसास होगा कि मैं एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छे प्रगति पे हूँ। तो वो सहजता अपने आप निकल के बाहर आती है। अब क्योंकि ये राजनीति के तमाम विषयों पे बात होनी ही है जी, तो 27 की क्या तैयारी है? देखिए, मैं समाज में किसी काम को करने के लिए, मैं अक्सर कई मीडिया बंधुओं से ने मुझसे ये सवाल कई बार किए हैं कि 27 को लेके, या उसके बाद 32 को लेके, 29 को लेके, या इससे पूर्व में जो चुनाव बीते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया बंधु भी, मैं उनसे एक आग्रह कर सकता हूँ, मैं उनको निर्देशित तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी समाज सेवी से वो एक चुनाव के मद्देनज़र ही केवल सवाल करना, ये मुझे लगता है कि समाज सेवी के लिए भी ठीक नहीं है। और समाज में, इस देश के प्रजातंत्र में जो चौथे स्तंभ के रूप में एक मीडिया प्रभावी रहता है, उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि एक चुनाव के दृष्टिकोण ही किसी समाज सेवी का भाव हो, क्योंकि चुनाव हर 5 साल पे होने हैं। लेकिन आपका कार्य और उसके कार्य के प्रति जो आपका समर्पण है, वो आपके जीवन में वो तन्मयता अगर नहीं रहेगी उसके प्रति, तो निश्चित रूप से एक चुनाव हो सकता है आप जीत जाएं, 2 चुनाव आप जीत जाएं, लेकिन जो ये लंबी दूरी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं आप हार जाएंगे।
तो रही बात जहां आपके प्रश्न की, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा लक्ष्य 27, 32, 29 करके नहीं है। मेरा लक्ष्य अपने विधानसभा के क्षेत्र में कार्य करने का है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करते हुए एक होकर अपने क्षेत्र की, अपने समाज की जो भी मूल समस्याएं हैं, जो भी हमारे विखंडन की स्थिति है, उस सब को ख़त्म करके हमें एक होकर हम कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए हम काम करें, इसके लिए जागरूक करना है। लोगों की समस्याओं के प्रति अपने आप को तत्पर रखना है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण होता रहे। लक्ष्य ये है। अब रही बात 27 की, 29 की, 32 की, तो वो मैंने भगवान पे छोड़ा है और अपने शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ा है कि उनको अगर मेरी तन्मयता, मेरा त्याग, मेरा तपस्या, मेरा कर्म अगर सुलभ लगा, अच्छा लगा, तो उसके अनुरूप वो लोग कार्य करेंगे। भारतीय राजनीति में किसे ऐसा नेता मानते हैं कि जिसके रास्ते पर चला जा सके, और जो एक बड़ा चर्चित शब्द है भाषा का कि आदर्श, तो ऐसा कौन सा नेता है जो आपको भारतीय राजनीति में आदर्श के आसपास नज़र आता है? देखिए, अगर मैं केवल और केवल राजनीति की बात करूं, तो उस आदर्श पे मुझे श्रद्धेय अटल जी का आदर्श सबसे उत्तम लगता है। लेकिन अगर मैं सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे मैं उन आदर्शों को बात करूं कि मुझे जिसको फॉलो करके अपने जीवन में बदलाव लाने हैं या अपने पथ पे अग्रसर होना है, तो उसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और मैं अपने पिताजी को रखता हूं। क्योंकि समाज में, क्योंकि किसी भी राजनीति की मूल धारा, वो मूल जो हम लोगों की आधार होती है, वो समाज होता है। जब तक समाज के बदलाव में आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, आप अपनी योग्यता नहीं साबित करेंगे, तो आप राजनीति के फील्ड में हो सकता है चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र में आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते। तो मेरा मूल जो आधार है वो सामाजिक परिवर्तन का है। उसके लिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को और अपने पिता स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी को एक उत्तम एग्जाम्पल मानता हूं। और अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पे मैं चलूं तो श्रद्धेय अटल जी को मैं मानता हूं कि वो मेरे मार्गदर्शक और विचारक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक और बड़ा चर्चित नाम, और अगर मैं कहूँ कि फायर ब्रांड नाम, मनोज सिन्हा जी, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, एलजी, और आपके शुभचिंतक और मार्गदर्शक। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, आपने एक जगह गलत किया। शुभचिंतक, मार्गदर्शक और मेरे पिता। गार्जियन? गार्जियन नहीं, पिता। 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 तो कठिनाई का वो दौर 13 नवंबर 2005 से लेकर आज तक कितना कुछ बदला, और उनसे अभी कैसे रिश्ते हैं? 29 नवंबर को पिताजी की घटना होना, यह एक इतिहास में एक तारीख है, और ये तारीख हमारा और आदरणीय मनोज सिन्हा जी के संबंध को नहीं तय करता है, क्योंकि यह संबंध हम लोगों का करीबन, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पूर्व का ये संबंध मेरे पिताजी और उनके बीच का ये संबंध रहा है। एक पुत्र होने के नाते, एक दिवंगत विधायक के पुत्र होने के नाते, और एक इतने प्रभावी राजनीतिक व्यक्ति जैसे कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी के पुत्र होने के नाते, एक जिम्मेवारी ये बनती है कि मैं अपने पिता के बनाए हुए संबंधों का, उनके न रहने के बाद उन संबंधों का जो निर्वहन होता है, उसे उस रूप में करना जिस रूप में जो सामने वाला व्यक्ति है वो मुझे देखते हैं। आज तक मुझे ये नहीं लगा है कि अपने पुत्र से कम उन्होंने कभी मुझे इस चाहे विपत्ति के बाद और चाहे मेरे पिता के हत्या से पूर्व उन्होंने मुझे कभी माना है। और जैसा कि आपने कहा, शुभचिंतक और अभिभावक, ये शब्द छोटे हैं। मेरे पिता के ना होने के बाद एक तरीके से वो मेरे लिए पिता हैं, और उनका मेरे जीवन पे एक गहरी छाप है। निश्चित रूप से अब वो सक्रिय राजनीति से दूर होकर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद को संभाल रहे हैं, और जीवन शैली और अपने राजनीतिक जीवन का जो सफ़र उन्होंने तय किया है,
मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि 40 साल के उनके राजनीतिक सफ़र का अगर आज का युवा उसका 1% भी अपने जीवन में आत्मसात करे तो राजनीति की असली मूल जो विचार है वो वहाँ से वो सीखने का काम वो व्यक्ति कर सकता है। आप जिस जाति जिस समाज से आते हैं उसका प्रभाव, उसका प्रभुत्व और सियासत में उसका समीकरण किसी से छिपा नहीं है। पूरे प्रदेश में इस जाति का जो समीकरण है वो सभी जानते हैं। और तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में कब तक ये जो जाति वाला फैक्टर है ये प्रभावी रहेगा? और आप, क्योंकि आप तो नए लोग हैं और मतलब आप लोग ये ऐसा प्रयास कैसे करेंगे कि ये जो जाति शब्द है ये प्रदेश की सियासत से कभी तो अलग हो? मतलब ऐसा, देखिए मेरा ये मानना है कि इसका जो आपने कहा जो कोशिश होनी चाहिए, ये हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने बहुत पहले से ही ये अपने जीवन में और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने इसके परिभाषा को बदलने का प्रयास या इस शब्द को बदलने का प्रयास उन्होंने हमेशा से किया है। पूज्य महाराज जी ने जब कहा कि जब तक हम बटेंगे तब तक हम कटेंगे, ये उसी जाति शब्द को हटाने का एक तरीका है। देखिए समाज में, किसी भी समाज में, वो समाज कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपनी योगदान दे ही रहा होगा या अपने आप को राजनीति में सामने रखता भी होगा। किसी भी समाज में जब हमको परिवर्तन की भावना के लिए चलना है और साथ में राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के साथ साथ उस राष्ट्र को विकसित के लक्ष्य पे चलना है, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम एक दूसरे में लड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, उसको हमको एक होना होगा। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। और उसका उदाहरण इससे पूर्व में भी कई सरकारों के अंदर हम लोगों ने देखा। और मैं इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य महाराज जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने जो चेतना ये जगाई है पूरे सनातन धर्म के अंदर पूरे जातियों को एक करने का, उसका हम सभी युवाओं को पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज के बीच में उसका हमें लोगों के बीच में जागरूक करते हुए उस चेतना को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले गाज़ीपुर के बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि वहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है और ये भी है कि गन्ने की खेती के लिए बेहद उपयुक्त स्थल है वो एक समय। हाँ, और अब क्योंकि चीनी मिलें लगभग बंद हैं, हाँ, तो ये जो मतलब बंदी का दौर है, अब क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी आपके पास कोई अभी मतलब आप बतौर विधायक, बतौर सांसद अपने जनता के बीच नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उस ये जो बंदी का दौर है चीनी मिलों का, उसे वापस से शुरू करने के लिए क्या प्रयास होंगे या हुए हैं आपकी तरफ से? देखिए इस पे पूज्य महाराज जी चीनी मिल जो हमारे यहाँ सैदपुर में है उसको लेके हमारे पूज्य महाराज जी काफ़ी गंभीर हैं। कई बार इस विषय पे उन्होंने हम सब से एक अपना जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा भी की हुई है। लेकिन मेरा क्षेत्र, जैसे आपने कहा कि गन्ने को लेके ही केवल प्रसिद्ध नहीं है, मेरे क्षेत्र में आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक जागरूकता उन्होंने चलाया है श्री अन्न को लेके, हमारा क्षेत्र उसके लिए भी बहुत उपजाऊ, मिलेट्स के लिए, श्री अन्न के लिए, मिलेट्स के लिए आप कह लीजिए, हमारा क्षेत्र धान के लिए, गेहूं के लिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं किसान में कि जिसका समय दर समय ये एमएसपी के माध्यम से, जिसके एमएसपी रेट बढ़ने से जो हमारे किसानों को जो लाभ हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक प्रगति की राह हमारे तरफ किसानी में बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। जो आपने बिंदु उठाया चीनी मिल का, इसको लेके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का एक चिंता हमेशा रहती है कि मुझे यहाँ के रोजगार के लिए किस सुव्यवस्था से काम करनी है कि इसको हम लोग और अच्छे से बढ़ा सकें। क्योंकि पूर्ववर्तियों में जो सरकारें रही हैं उनका ध्येय केवल ये रहा है कि मुझे किसी योजना को शुरू करना है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय रहता है कि किसी भी योजना को जो हमें शुरू करनी है उसको इतने लंबे टर्म तक चलाना है कि हमारे युवा और आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होती रहें। तो इससे पूर्ववर्ती सरकारों में उन चीनी मिलों पे ध्यान नहीं दिया,
जिसका नतीजा रहा कि आज वो चीनी मिल अभी बंद है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले मैं कहता हूँ कि बहुत निकट भविष्य में हम एक अच्छे चीनी मिल का अपने गाज़ीपुर में देखेंगे। आपके कुछ बयानों की चर्चा कर लेते हैं। आपका एक बयान है, कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सज़ा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जी। मैं चाहूँगा कि इस बयान की और व्याख्या करें आप। देखिए, निश्चित रूप से एक मेरे पिता से जो संस्कार हमेशा से मिले हैं एक कर्मयोगी होने के लिए, और अपने जीवन में जो पारदर्शिता और स्पष्टता उन्होंने रखा, वही संस्कार उन्होंने हमें दिया कि अपने कर्म से आप इतने पारदर्शी और स्पष्ट रहिए कि आपको किसी को बोलना न पड़े और न बताना पड़े कि आपकी विचारधारा क्या है। तो जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल और परिणाम। तो देखिए, कहीं ना कहीं भगवान को देना है और भगवान कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेते हैं। तो आप कभी वो मनुष्य होते हैं, कभी वो जेल की कोठरी होती है, कभी वो कानून का दायरा होता है, तो माध्यम भगवान ढूंढते हैं, करना यहाँ पे होता है। तो परिणाम तो मिलना है, इसी धरा पे मिलना है, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका परिणाम। एक और बयान है, थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ता हूँ। मुख्तार अंसारी कोई संत नहीं था, उसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे थे, इसमें 35 से अधिक मुकदमे हत्या के थे। वो धर्मात्मा नहीं था जिसके लिए हाय तौबा मचाई जाए। यह जेल में तानाशाह के रूप में रहता था। मऊ का दंगा हुआ तो उसने खुली जीप में आतंक मचाया था। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इसमें हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। लोग राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे ही। ये संभवतः बयान तब का है जब वो पंजाब की जेल से। जी बिल्कुल, ये उसी समय का है जब मेरी माता जी ने प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखकर उनके स्थानांतरण के लिए गुजारिश की थी, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वो लोग यहाँ पेशी पे नहीं आने दे रहे थे, कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा था। देखिए, रही बात जहाँ तक मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी एक विशुद्ध माफिया और गुंडे किस्म के व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप समाज में किसी गुंडे के खिलाफ आप बोलते हैं तो आप उसके धर्म और जाति देख के नहीं बात करते। जो असामाजिक तत्व है वो असामाजिक है, वो किसी धर्म का हो सकता है, किसी जात का हो सकता है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विडंबना यह है कि बरसों बाद हमें 2017 में एक ऐसे, मैं तो उनको महापुरुष ही मानता हूँ, कि ऐसे एक महापुरुष को मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठाया गया जिसकी चेतना में ये पहले से था कि मुझे इस प्रदेश को भयमुक्त और गुंडा मुक्त बनाना है। और विडंबना ये है कि ये मानसिकता और लोगों में क्यों नहीं आ पाई। उससे पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। बसपा की सरकार में मायावती जी के अधिकारियों पे जो दबाव होता था उसकी चर्चा होती है, लेकिन बसपा सरकार में जो हत्याएं होती थी उसकी चर्चा कभी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने ये विकास किया, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनके अपने पीरियड में कितने विधायकों की और कितने ब्लॉक प्रमुखों की और कितने मंडल अध्यक्ष जो किसी अन्य दल के हैं उनकी हत्याएं हुई। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप एक राजनीतिक क्षेत्र में जब आप किसी पद पे बैठते हैं तो आपके ऊपर दारोमदार उस राजनीतिक पद का भी है और उस समाज का भी है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस समाज में जब कोई असामाजिक तत्व, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे लोग किसी को प्रताड़ित उसी समाज में से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर और आपके नियति और नियत पे कहीं ना कहीं एक धब्बा देता है, एक समाज में सोचने का वजह देता है। अब आप सोचिए कि 2017 के बाद से इस प्रदेश में एक दंगा के बारे में, दंगा का 10 शब्द सोचने के बारे में लोगों को नानी माई याद आ जाती है। बरेली का घटना आप देख लीजिए, उनको मोहम्मद से इश्क है तो वो बैनर लेके रोड पे चले, और वहीं जब पुलिस की लाठी राम बन के उन पे पड़ी तो सब समझ में आ गया। आपको अपनी बातें कहनी है, उसका एक जरिया होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए।
लेकिन आपको अपनी बात जबरदस्ती मनवानी है, ये नहीं हो सकता इस प्रदेश में, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। ये कोई राजशाही नहीं है कि किसी ने कोई ऑर्डर दिया और वो होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो मैं जब उनसे मिलता हूँ, मैं उनकी इस धैर्यता का, उनके मतलब इस चीज़ का मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि वो किसी पक्ष और विपक्ष के व्यक्ति की बातों को इतने धैर्य से सुनते हैं कि वो समझते हैं कि ये किसी समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ मेरे सामने कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ बातें होंगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अपने समाज के प्रतिनिधित्व में आप अपनी बात ज़बरदस्ती थोपेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी बातों को सहजता से और अच्छे माध्यम से अपने मुखिया तक पहुँचाएँ। और कहीं ना कहीं ये उन राजनेताओं की नियति पे भी और उनके नीयत पे भी चोट है कि आपकी नीयत ऐसी कैसे हो गई कि आपने ऐसे ऐसे मुख्तार और अतीक और मुन्ना बजरंगी जैसे माफियाओं को परिचय देके इतना बड़ा गुंडा बना दिया। तो समाज उस चीज़ों का कंपैरिजन करता है। पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे अखिलेश यादव की सरकार, चाहे मायावती जी की सरकार, चाहे कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार रही हो, उसकी भी नीयत की परख जनता कर रही है, और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की सरकार की भी नीयत का परख जनता देख रही है। जब बतौर पत्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो लोगों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि अगर कोई इतना बड़ा माफिया है, तथाकथित माफिया है, तो चुनाव कैसे जीत जाता है। और कभी कभी हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता, और क्योंकि आपने वो ज़मीन देखी है तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप दें तो ये ज़्यादा उचित है कि ये लोग चुनाव जीतते कैसे हैं। फिर देखिए, मैंने अभी आपसे शुरू में एक बात कही कि जब आप जनसेवा में होते हैं तो 2027, 2029, 2032 लक्ष्य नहीं होता है। जनसेवा का असली मायने है कि समाज के अंदर जाकर उस समाज में फैले हुए विखंडन, उस समाज में फैले हुए कुरीतियाँ, उस समाज में जो जो कमियां हैं, उसको लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों पे दबाव बना के नहीं, लोगों को जागरूक करते हुए उन सभी चीज़ों को दूर करना समाज से। और चुनाव होते रहेंगे, लोगों में वो भावना जगेगी तो आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, और नहीं जगेगी तो नहीं बनेंगे। और वो क्या क्या कुरीतियां हैं? जाति में बंटवारा, अगड़े पिछड़े का बंटवारा, पढ़े लिखे और न पढ़े लिखे का बंटवारा, आरक्षण का बंटवारा। तो यही कुरीतियों को समझाने हम लोगों के बीच में जाते हैं। और जो विपक्ष है वो इसी को और बढ़ावा देके जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, अगड़े पिछड़े के लड़ाई के नाम पे, तो वो विधायक और सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन समाज में क्या परिवर्तन ला पा रहे हैं? क्या देश के लिए जो सेवा एक अपेक्षित होती है किसी विधायक की, किसी सांसद की, किसी भी मुख्यमंत्री की, वो योगदान उनका मिल पा रहा है? ये सोचने का विषय, और ये समाज को भी सोचने का विषय है कि आज जब मैं एक जाति में बटा हूं, आज मैं जब एक सड़क के लिए, एक अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए क्षेत्र में किसी अपने जनप्रतिनिधि से कहता हूं, तो वो जनप्रतिनिधि, मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात बताता हूं, वो जनप्रतिनिधि ये कह के टाल देता है बात कि मेरी सरकार नहीं है। तो अब आप सोचिए कि वो कैसे, किस मानसिकता का जनप्रतिनिधि होगा जिसको समाज की मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार की होने की आवश्यकता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने समाज में आपके क्षेत्र के लोगों की समस्या है, आप विधायक हैं, आप उसको सरकार से उस चीज़ के लिए आप प्रश्न उठाइए, उन मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके लिए विधानसभा का पटल है, वहाँ अपनी बात रखिए, उसको ख़त्म कराइए। बहाने बनाने से तो ये चीज़ें बस एक लोगों में एक आपने भ्रम बना दिया कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार किसी भी जनसेवा को तय नहीं करती है। मैं ये इस युवा होने के नाते मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि सरकारें होती हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं। आप जनसेवा में जब होते हैं तो आप जनसेवा में किसी के समस्या के निवारण के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए हैं, तो वो किसी की भी सरकार हो और कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उसके निवारण के लिए अगर आपने ठाना है तो आप वो बात उचित तरीके से रख सकते हैं और उसका निवारण करा सकते हैं। बस आपको वो जुनून की ज़रूरत है, आपको अंदर की उस भावना की ज़रूरत है
हाँ, अगर केवल विधायक बनने की जरूरत है तब तो ये तरीका ठीक है, जाति में लोगों को बांटना, आरक्षण करना। और क्योंकि हमारे पूर्वांचल में थोड़ा सा जाति भेदभाव, अगड़े पिछड़े की लड़ाई कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम अपने जनता इस चीज़ को समझ रही है कि हम अपने आने वाले भविष्य को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बंटवारे में ले जाना चाहते हैं, जिसपे हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब जब हम बटेंगे तब तब हम कटेंगे, या एक होकर इन जो मानसिकता वाले सांसद, विधायक या ऐसे नेता हैं जो पीडीए के नाम पे अपने दल का, जो दल समाजवाद के नाम पे चला वो आज पीडीए के नाम पे चल रहा है। हम किस ओर अपने दल को, अपने समाज के लोगों को ले जा रहे हैं? हमें बताना पड़ रहा है कि हम अगड़े के, दलित के, पिछड़े के, अरे हम समाजवाद में हैं तो उसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब आता है। पर हम क्या उस राष्ट्रवाद के लिए नहीं चले? क्योंकि उस राष्ट्र के अंदर कई समाज हैं। क्या हम एक समाज में एक यादव, एक मुसलमान, एक पर्टिकुलर जात के लिए ही काम करें? नहीं, आइए हम सब मिलकर एक राष्ट्र के लिए काम करें। तो ये भावना जिस दिन हम लोग, मैं मानता हूँ कि जिस दिन इस भावना का संचार लोगों के बीच में होगा, समाज में होगा, तब परिवर्तन आएगा। और मुझे उस परिवर्तन के लिए चलना है। विधायक, सांसद हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आने वाले निकट भविष्य में मैं विधायक बनूंगा या लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, सांसद बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन एक सक्षम व्यक्ति होने के नाते सामाजिक भूमिका जो हमारी होनी चाहिए, राजनीतिक भूमिका जो हमारी होनी चाहिए, वो मुझे करना है। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार का निधन हुआ और उनके पुराने बयानों को लेकर खूब चर्चा हुई। मैं आगे बात बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उनका बयान अटल बिहारी वाजपेयी जी पे कुछ आलोचनात्मक बयान थे जिनकी खूब चर्चा हुई। और फिर उनकी बेटी को सामने आकर ऐसा पक्ष रखना पड़ा कि कम से कम मृत्यु के बाद तो ऐसी टिप्पणियाँ या इस तरह की बातें न हों। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी पर एक बहुत बड़े शायर हुए, राहत इंदौरी, उनकी भी टिप्पणियाँ थी आपत्तिजनक, जिस पर खूब चर्चा हुई। और उनके निधन पर, उनके इंतकाल पर काफ़ी आलोचना हुई कि कम से कम किसी के जाने के बाद तो उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर अब जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ कार्डियक अरेस्ट से, तो आपके पूरी विधानसभा में कहते हैं कि पटाखे फोड़े गए। ऐसा कहा गया कि दिवाली का, मार्च में दिवाली आ गई। तो और सनातन संस्कृति में ये पूरी परंपरा है कि जब कोई चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे शांति से चले जाने देना चाहिए। तो कहीं आपको ये इस बात पर ऐसा लगता है कि दिवाली नहीं भी हो तो बेहतर है, जो गया सो गया, जो बीत गई वो बात गई? देखिए, जब आप समाज में रावण रूपी किसी गुंडे का जब अंत होता है तो उस रावण का दहन हर्षोल्लास से होता है। और वो दहन जो करता है उसके प्रति जो हमारे जो रावण के मतलब दहन हुआ, तो हमारे आदर्श आदरणीय श्री राम जी के हम अनुयायी हैं, उनके प्रति हम अपने आभार व्यक्त करते हैं उस दहन में पटाखे जला के, जो 14 दिन बाद दिवाली हम मनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गाजीपुर के सच्चे रावण का दहन राम के रूप में पूज्य महाराज जी ने किया, और वो दिवाली हमने 14 दिन का इंतजार नहीं किया, हमने उस रात ही मना लिया। यही गलती हो गई। मुझे लोगों को कहना चाहिए था कि 14 दिन लगातार आप दिवाली मनाइए, लेकिन अब वो चीज़ का एक गलती हो गया। लेकिन मैं अगली बार ऐसा होगा तो मैं निश्चित 14 दिन का वो रखूँगा कि हम दहन के 14 दिन तक हम दिवाली मना सकें। आपके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता लगा कि आप चश्मों के भी शौकीन हैं। नहीं, देखिए, शौक़ एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को जीवित होने का एहसास दिलाता है। थोड़ा सा मेरा ये अपना एक तरीका है। शौक़ 2-3 मैंने अपने पिताजी से ही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैं मानता हूँ कि 96-97% चीज़ें मैंने उन्हीं को देख देख के, उन्हीं से सीख के, समझ के। तो 2-3 चीज़ों का ही शौक़ है मुझे। इसके अलावा मैं हमेशा मतलब कपड़े मैं ख़रीदता नहीं हूँ, मैं कपड़ों में बहुत शौकीन नहीं हूँ। कपड़े ज़रूर सिलवाता ज़रूर हूँ, सिलवा के ही कपड़े पहनने का शौक़ है।
थोड़ी सी घड़ी का, चश्मों का, असलहे का, इस सब का थोड़ा मैं सा एक शौक है। पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आपने बताया था कितने बोर की। हाँ, वो एक हमारे मित्र थे, उनका पॉडकास्ट था। 7.62 mm की पिस्टल हो, राइफल हो, मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ें चलती हैं अब। पसंद है का मतलब ये समझा जाए कि है। जी है भी, लाइसेंसी है मेरे पास। और मेरा शुरू से जैसे असलहों का एक जुड़ाव भी रहा सुरक्षा के नाम। उस समय पिताजी पे इतनी दिक्कतें होती थी तो सुरक्षा के लिए उनको उस समय भी लाइसेंस मिले थे, तो उस समय भी थोड़ा सा शौक़ उससे पहले भी जगा। गांव में हमारे बाबा ज़मींदार थे, तो उस समय हम लोगों के तरफ कुछ अप्रिय घटना ना हो तो ऐसे घरों में लाइसेंस लेके असलहे रखे जाते थे। तो शौक़ है असलहों का। मैं मानता हूँ कि असलहों का ही ज़्यादा शौक़ है, बाकी चीज़ें तो अनवरत सामाजिक रूप में है तो है ही। आपने कई साक्षात्कारों में एक आरोप लगाया, मैं वापस लौटता हूँ उस परिवार अच्छा, की तरफ, जी। कि अंसारी परिवार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई राजनीतिक हत्याएं कराई, और दूसरी तरफ मीडिया का एक हल्का ये ऐसा मतलब कहता है, ऐसी जानकारी भी है और ये सत्य भी है कि उनका जो परिवार है उसका एक इतिहास रहा है, चाहे वो उनके कम्युनिस्ट नेता रहे हैं उनके पिताजी, फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, और फिर वो गैलेंट्री अवार्ड विनर। तो एक परिवार का दो पक्ष, सही किसे माना जाए आपकी नज़र में? उनके काम से। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने पहले भी कहा कि किसी काम की जो आप कार्य कर रहे हैं समाज में, राजनीति में, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आपके कार्य का हम बखान अपने मुंह से करने से ज़्यादा अपने कार्य की स्पष्टता और जो पारदर्शिता है वही बता देगी। क्यों अफजाल अंसारी पे मुकदमे हैं? क्यों मुख्तार अंसारी पे मुकदमे हैं? आप इतने पॉपुलर हैं कि आप 20 साल की उम्र में आप पे हत्या के मुकदमा हो जा रही है। हम लोग की तरफ कहा जाता है कि मोच पे पामी तक ना आयल तो हर मुकदमा होगा। कहाँ है? तो आप कार्यों से जाइए ना, कार्यों से हम लोगों को विश्लेषण करें ना कि क्यों आप इस तरीके की चीज़ों पे आपका नाम आता है। क्या ज़रूरत है कि आपके आज मुख्तार अंसारी के ना रहने पे उनके लड़कों पे मुकदमा है? मुकदमा तो ऐसे लिखाएगा नहीं, मेरे पे क्यों नहीं लिखा जा रहा? मैं 2017 से पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिताजी के मुकदमे को लेकर अनेकों धमकियां मिली, अनेकों मुकदमे मतलब प्रयास हुआ कि इनके पे लिखा जाए, क्यों नहीं हुआ? जब मैं हूं ही नहीं तो लिखाएगा क्यों? मैं आज भी 3 गाड़ी से 4 गाड़ी से चलता हूँ, निजी सुरक्षा कर्मी रखा हूँ, क्योंकि पिताजी की हत्या के बाद से कई बार जान से मारने की, कभी बिहार से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी झारखंड से ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स आना ऐसे होते थे, तो मैंने निजी सुरक्षा रख लिया। मैंने निजी सुरक्षा रख के मैंने उन लोगों का भरण पोषण भी करता हूँ और निजी सुरक्षा से अपने चलता भी हूँ। मैंने ना उस समय किसी सरकार से सुरक्षा की मांग की, ना मैं आज करता हूँ। जब मैं सक्षम हूँ और जब मैं अपने नीयत में साफ हूँ तो मेरे खिलाफ क्यों कुछ होगा? जब मैं अपने कार्यों में स्पष्ट हूँ, मैं अपने कार्य में मेरे कार्यों में पारदर्शिता है, मेरे कार्यों में मेरी नीयत साफ झलकती है, तो क्यों होगा मुकदमा? तो मैं तो सोचता हूँ कि मुख्तार और अफजाल के पिता को सोचना चाहिए था कि जिस समय ये ऐसी हरकत किए, 2-2 पड़ाका कान के नीचे लगाए होते तो आज सही रास्ते पे कुछ हो सकता है देश के लिए कर रहे होते, देश का नाम नहीं डुबा रहे होते। तो अपनी अपनी विश्लेषण है, अपना अपना वो है। और मैं तो मीडिया बंधुओं से और समाज से यही कहता हूँ हर बार कि उनका ये पक्ष है कि उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान और ये और वो जो भी उनका पक्ष है, मेरा तो ये मानना है कि समाज उनसे पूछे कि तू काहे ना तब इतना बढ़िया शूटर रहा है, इतना बढ़िया राइफल चलाता, तू सेना में गई रहता, काहे बदे हई क्षेत्र में आके ऐसा ऐसा हत्या में शामिल मिला। और मेरा मानना है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार बनने से पहले आप एक एवरेज फैमिली के किसी के पुत्र रहे होंगे, अभी भी एवरेज एवरेज ही हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि आप समाज में जाएं और किसी की हत्या कर दें? उतनी मतलब एक मैं मानता हूं कि वो सब नीच कर्म है, एक मनुष्य के जीवन के वो सब नीच कर्म।
समाज में अगर कोई विसंगतियां हैं, कोई कमी है, तो आप उसके लिए हत्या नहीं करते हैं, आप उसके लिए लोगों को शिक्षित करते हैं। बहिष्कार कर देते हैं। या आप नहीं, बहिष्कार करेंगे तो फिर आप सामाजिक नहीं हुए। अगर आपने समाज की किसी विसंगतियों को या समाज में फैले किसी दुराव को, जैसे ये लोग कहते हैं कि मैं अगड़ों के खिलाफ खड़े होकर पिछड़ों का मैं सेवक हूं, तो अगर आप पिछड़ों के सेवक होते तो अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में आप मध्यस्थता करते, कि आप पिछड़ों की हत्या करके अगड़ों को जगाते कि देखो तुम्हारी हत्या करवा रहा है, और अगड़ों की हत्या करके पिछड़ों से कहते कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। और इन अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में अपना अंपायर इतना बड़ा हो गया कि जो एक एवरेज फैमिली थी, जो एक समय में साइकिल के स्टैंड का टेंडर लेके काम करती थी, वो 1000-2000 करोड़ के लोग हो गए। आप पत्रकारिता करके पूरे जीवन कमाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 1 करोड़ का हूँगा कि नहीं हूँगा, ये आप लिख के नहीं दे सकते। और वो 1984 से विधायक होके और साइकिल स्टैंड का ठेका लेके वो आज के डेट में 2000-3000 करोड़ के लोग हो गए। कौन सी ऐसे उनके अल्लाह मियाँ का रहम रहा कि वो ऐसे लोग हो गए? कैसे हो जाएंगे? हम आप पढ़े लिखे लोग हैं। यही चीज़ों का मुझे समाज में शिक्षा देनी है कि आपको क्यों लड़ाया जा रहा है, इसको सोचिए। अगड़ों को ये क्यों बताया जा रहा है कि तुम्हारे बीच में हत्या पिछड़े हमसे करवा रहे हैं, और पिछड़ों को ये क्यों बताया जा रहा है कि अगड़ों से तुमको मैं सुरक्षा दूंगा? क्यों? केवल वो एक पद पाने के लिए और वो दूरी हमेशा बताने के लिए। और मुझे ये बताना है कि किसी अगड़े में हिम्मत नहीं है कि वो पिछड़ों को प्रताड़ित करे, और अगड़ों को ये बताना है कि जब समाज में आप सक्षम हैं तो आप अपने से नीचे हुए व्यक्ति को साथ लेके चलते हैं, छोड़ के नहीं चलते। ये शिक्षा मैं देता हूँ। तो ये अपने अपने जीवन की, अब मेरे परिवार में कोई ब्रिगेडियर उस्मान जैसा नहीं रहा। मेरे परिवार में मेरे बाबा जो थे उस एक किसान परिवार से एक व्यक्ति थे। जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, तो खेती 40-50 बीघे की होती थी। बाबा हमारे 3 भाई थे। उस बाबा मतलब हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और बाकी दादाजी को मिला के हम लोग, मेरे पिताजी 5 भाई हुए। सब लोग आज भी संगठित हैं। खेती 40 बीघे की होती है। ये अंसारी परिवार बताता है कि मेरे उस जमीन पे इतने लोग बसे हैं, मेरे उस जमीन पे इतने लोग बसे हैं। ठीक, ये मैं एक एवरेज फैमिली की बात बता रहा हूँ जो मेरा परिवार है। ठीक है, ऐसे ही एवरेज फैमिली मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जिसके हर खेत का पे बसा हुआ कोई पिछड़ा ही होगा, कोई निर्धन होगा, कोई गरीब होगा। लेकिन आप कभी सुनते हैं, घूम घूम बताते हैं हम लोग? नहीं। जिसके पास आज जमीन नहीं है और वो किसी धरा पे रह रहा है, किसी धरती की किसी एक भूमि पे वो रह रहा है, तो किसकी है? पर क्या गांव का अगड़ा निकल के या गांव का कोई सक्षम व्यक्ति निकल के घूम घूम माइक लेके बोलता है कि मेरे इस जमीन पे मैंने इसको बसाया, मेरे उस जमीन पे? नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अपने मुंह से बखान नहीं करते हैं। और इनका क्या है कि मेरा 2 बिस्से पे वहाँ हरिजन बसे हैं, तो मेरे 3 बिस्से पे वहाँ यादव बसे हैं, घूम घूम के बताना। तो ये बताता है कि आपकी मानसिकता ही इस देश की सेवा वाली नहीं है। आपकी मानसिकता है देश को विखंडित करने वाली, समाज को बांटने वाली। तो ये सब चीज़ें हैं। अब 70 साल के हो गए, बुढ़ऊ को मैं क्या सिखाऊं? उनको जो बोलना है बोलो। आपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुख्तार में इतना दम नहीं था कि वो पिताजी की हत्या करा सके। जब तक सरकारी तंत्र नहीं लगता तब तक पिता की हत्या नहीं हो सकती थी। तो ये कौन सा सरकारी तंत्र था? देखिए, मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली थी, मैंने परिप्रेक्ष्य ये था कि मेरे स्वर्गीय जो पिताजी थे वो अपने निश्चय में इतने दृढ़ थे और उनके अंदर जो आत्मविश्वास था इस समाज को बदलने का। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार 1995 में ये विधानसभा में 96 में चुनाव लड़ा, तो उन्होंने ये महसूस कर लिया कि मैं
इन लोगों को जो समाज में जो विखंडन है, जो परिस्थितियां आज बनी हुई है, जिससे कि 1984 से लेकर 2002 तक एक व्यक्ति लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं, अफजाल अंसारी, इसको मैं लोगों को कैसे जागरूक करके काम कर सकता हूं और बिना किसी के हत्या किया, बिना किसी को डराए मैं कैसे लोगों को जागरूक कर सकता हूं, इसका भय था मुख्तार अंसारी। हमेशा जो समाज का अशिक्षित व्यक्ति होता है ना, वो समाज के सबसे साधारण व्यक्ति, और सबसे उसमें भी साधारण में जो ज़्यादा शिक्षित हो, उससे बहुत डरता है। तो मुख्तार को ये डर थी कि जो मेरी यहाँ पे राजनीतिक जो विरासत मैंने बना रखी है, मेरे भाई की बनी हुई है, या मैं जो मऊ में बनाने जा रहा हूँ, आज यहाँ मोहम्मदाबाद की छीन ली गई, और यही व्यक्ति अगर समाज में शिक्षित करने के लिए लोगों में जो दूरियां हैं उसको एक करने में लग गया, तो किसी ना किसी दिन वो मऊ वाली भी सीट हाथ से निकल जाएगी। और सरकारी तंत्र ये था कि मुख्तार अंसारी को उस समय के इस देश के सबसे खूंखार अपराधियों का एक गुट बनाना पड़ा मेरे पिता की हत्या करने के लिए। चाहे उसमें अतारुर रहमान हो, विश्वास नेपाली हो, मुन्ना बजरंगी हो, राकेश पांडे हो, अभी झारखंड में कनौजिया की हत्या हुई वो हो, तो ऐसे ऐसे लोगों का गुट बनाना पड़ा। और उनमें भी ये था कि अकेले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पिताजी से सामने ये कर सके। और सरकारी तंत्र का ये लाभ लिया गया कि उस समय के एसटीएफ को ये जानकारी थी कि ऐसे ऐसे लोगों का गुट मोहम्मदाबाद के तहसील में इनके घर पे रुका हुआ है, तो भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उस दिन जिस दिन हत्या होती है, सभी थानों के वायरलेस बंद कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब जंगल में एक जंगल का नियम है, और वो एक जंगल राज का समय था 2005 का, और जंगल के नियम में शेर को मारना अगर हो तो गीदड़ों को एक जुटान, हम लोग के शब्द में जुटान मतलब एक भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, और भीड़ इकट्ठी करके शेर को कहाँ कहाँ से नोचा जाए उसकी व्यवस्था की जाती है। तो चाहे उस समय सरकारी तंत्र में मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, शिवपाल यादव का सहयोग रहा हो, जिले के पुलिस तंत्र का सहयोग, एसटीएफ का, उस समय के एसटीएफ का ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, जानकारी होने के बावजूद भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करना रहा हो, और चाहे ऐसे छोटे छोटे जितने मैंने गिदड़ों का नाम अभी बताया, मुन्ना बजरंगी, अतारुर रहमान, इन सबों का जुटान करके अब एक शेर को मारना है, तो हो सकता है भगवान ने उस दिन कुछ मति फेरी होगी पिताजी की, नहीं तो इतने के बावजूद भी मेरे पिता को मारना इस जन्म में इन लोगों के बस का नहीं था। मैं ये जानता हूँ उनके अंदर जो ताकत थी, जैसे कहते हैं ना कि बाली के अंदर ताकत थी कि सामने पड़ने वाले व्यक्ति का आधा बल खींच लेते थे, तो वो ताकत थी कि वो अपने नज़र से किसी का आधा बल खींच लेते थे। तो हिम्मत तो नहीं थी, पर हो गया। भगवान ने सोचा होगा कि शायद इसी तरीके से समाज को जागरूक कर पाए। पर मैं अभी भी थोड़ा सा दुखी हूँ अपने समाज को लेकर कि अभी भी समाज मेरा उस तरीके से जागरूक नहीं हो पाया अपने दिवंगत विधायक को खोने के बाद भी। पर ठीक है, हो सकता है मेरे लिए कुछ काम छोड़ के मेरे पिताजी गए हों, तो आज लगे हुए हैं। क्योंकि आपने इतनी मुझे स्वच्छंदता दी है कि मैं हर तरह के प्रश्न कर पा रहा हूँ, तो इस कड़ी में एक इस परिवार से संबंधित एक अंतिम प्रश्न जी। अगर कभी गाज़ीपुर के विधायक, अब तो सांसद, वर्तमान में सांसद अफजाल अंसारी जी, उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आए कि ठीक है, जो अतीत था वो अतीत है, तो उस प्रस्ताव को स्वीकारेंगे या नकारेंगे? नहीं, तो ये आप भविष्य की क्यों बात कर रहे हैं? पूर्व में भी जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो मुख्तार अंसारी ने, मुझे लगता है कि 1-2 बार नहीं, 4-5 बार प्रस्ताव भेजे होंगे। जो समाज का असामाजिक तत्व होता है ना, वो हमेशा समाज में जो निरपराध, साधारण और जो स्वच्छ मानसिकता का होता है, उससे हमेशा डरता है। अपराधी के पास कोई बल नहीं होता है, वो दिखावे में अपनी दुनिया को जीता है, और दिखावटे में उसको ये पता है, क्योंकि उसी को केवल पता है कि मेरा कितना हिस्सा दिखावटी है और मैं अंदर के मूल से कितना भारी हूँ।
मुख्तार ने 3-4 बार प्रस्ताव भेजा होगा, पिताजी ने नकार दिया। और अफजाल अंसारी की हिम्मत तक नहीं है कि वो मुझे ये प्रस्ताव भेज सके, हिम्मत तक नहीं है। वो चाहे ना चाहे अलग बात है, हिम्मत तक नहीं है। और अफजाल अंसारी नहीं, उनकी पीढ़ी तक की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कोई प्रस्ताव भेज सके। वो तो मेरे पिताजी के सामने उन्होंने भेजा, 2 तो मैं घटनाएं जानता हूँ कौन आया था प्रस्ताव लेके, एक प्रस्ताव मैं नहीं जानता हूँ कौन लेके आया था उस समय। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2003 और 4 की बात। लेकिन अब किसी की हिम्मत तक नहीं है कि मेरे सामने प्रस्ताव लेके आ जाए। कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक समय में मुख्तार अंसारी से संपर्क थे, अच्छे व्यवहार थे, अच्छे संबंध थे, राजनीतिक समीकरणों के नाते वो आज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में हो। उनकी हिम्मत तक नहीं है कि हमसे बात कर लें एक दल में होने के नाते, तो आप प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। भाई मेरा गुरूर, या हो सकता है आपके दर्शकों को लगा कि मेरा ये गुरूर बोल रहा है, तो गुरूर इसलिए नहीं बोल रहा है कि 16 साल की उम्र से मैं ये दुनिया समाज को देख रहा हूँ और आज 38 साल का हूँ मैं, 37 साल का। तो ये जो गुरूर कह लीजिए, ये जो जुनून कह लीजिए, जो संकल्प कह लीजिए, कर्मठता कह लीजिए, ये अपने पिता के नाम का प्रभाव है मेरे ऊपर, और वो अब नहीं बदला तो अब आगे क्या बदलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक और बड़ा मशहूर नाम है वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। तो और उनका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि उनके बड़े भाई अवधेश राय की हत्या में जिनका नाम आया, आपके पिताजी की हत्या में भी उन्हीं का नाम समान नाम। जी। तो उनसे मुलाकात बात होती है अजय राय जी से? नहीं। क्यों? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत मजबूती से मानता हूँ कि समाज में जो असामाजिक तत्वों ने, जैसे मुख्तार अंसारी, जैसे आपने कहा कि मुख्तार अंसारी उनके बड़े भाई अवधेश जी के, स्वर्गीय अवधेश जी के मृत्यु में संलिप्त थे, उसमें उनको सजा भी हो गई। तो क्या मैं राजनीति के लिए उनसे समझौता कर सकता हूं? एकमात्र राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जब अजय राय ने ताल ठोकी थी, और जब मुख्तार अंसारी ने भी उसी समय अपना दाखिला किया कि चुनाव मैं भी लड़ूंगा, तो क्या एक मंच पे आने की कोई बस निमित्त मात्र इतने से ही कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हराना है? क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर से गिर जाएगी कि जो व्यक्ति उनके भाई की हत्या में शामिल रहा, उसके खिलाफ आप अपने बयान दर्ज कराने में आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के सरकार का आपने इंतजार किया? अपना बयान दर्ज कराने में उन्होंने स्वर्गीय अवधेश राय जी के मुकदमे में अपना बयान तब दर्ज कराया जब पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश में सरकार आई। क्यों? मुझे वीडियो भी याद है जब उन्होंने हाई कोर्ट, MP MLA कोर्ट में दिया था। हाँ। क्यों? आप 5 बार के विधायक, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपने जब कोई चुनाव होता है तो सारे पद समाप्त कर दिए जाते हैं। तो जिस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नहीं थे, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे। आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के आपके भाई के हत्यारे से आपने समर्थन ले लिया। क्यों? केवल निमित्त मात्र एक राजनीतिक पद पाने के लिए। और वो पद का क्या जो मतलब एक समय में आज है और कल नहीं है, और जो स्वाभिमान आपने खत्म कर दिया वो तो फिर नहीं उठना। तो ये सब सोचने का विषय है। और मैं जैसे मैंने कहा ना कि 16-17 साल की उम्र से समाज के हर परिप्रेक्ष्य को देखने के बाद मैं ये मानता हूँ कि कई लोगों का ये होता है कि बुरे समय में या किसी भी समय में जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, पर मेरा उसमें यही मानना है कि आप जिए या न जिए, आपका स्वाभिमान कभी नहीं गिरना चाहिए जब तक आप इस धरा पे जीवित। तो मेरा वही
रहता है मत, तो मुझे उनसे क्या लेना देना कि मैं उनसे मिलूं और उनसे कोई विचार विमर्श करूं, और वो भी किस चीज़ पे मुझे विमर्श दे सकते हैं। राजनीतिक फील्ड में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे पिताजी का जो विचार है या जो उनका रहा है, वो दोनों लोग मतलब उनसे जूनियर ही हैं, और जिस सामाजिक स्तर पे वो जा चुके हैं उस सामाजिक स्तर पे मैं नहीं उतर सकता। मैंने आपकी माता जी पूर्व विधायक अलका राय जी का कि कई साक्षात्कार देखे, और मुझे एक बात समझ आई कि ये जो 14 से लेकर अब तक का समय है उसमें वो नहीं चाहती कि उनके स्वर्गीय पति श्री कृष्णानंद राय जी से संबंधित कोई प्रश्न उनसे किया जाए। उसका एक कारण मुझे जो समझ आता है कि एक पत्नी का अपने पति को खोने का जो दुख है उसे हम लोग व्याख्या तो बहुत दूर, महसूस तो बहुत दूर की बात है, व्याख्या भी कर पाएँ ये बड़ा कठिन असंभव कार्य है। तो और धीरे धीरे समय बदला, स्थितियां बदलीं, उन्होंने आंगन से, घर की चौखट से विधानसभा तक का सफ़र तय किया जो संभवतः वो नहीं भी करना चाहती थी। जी और क्योंकि वो राजनेता थी नहीं, जी कुशल गृहिणी थी, कुशल राजनेता नहीं थी, फिर भी कुशल विधायक के तौर पर, क्योंकि मेरी जब और भी लोगों से बात हुई आपके क्षेत्र के तो उन्होंने बताया कि कई मतलब गाज़ीपुर में ऐसी और मुख्यतः मोहम्मदाबाद विधानसभा में उनके शिलापट तमाम जगहों पर मौजूद हैं। जी तो मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि ये जो पूरा ट्रांजिशन पीरियड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा दौर था, आप इसके साक्षी रहे हैं। जी तो अपनी माता जी को इतने कठिन दौर से उबरते हुए और झेलते हुए आपने देखा। मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताएं कि वो दौर आपके लिए बतौर पुत्र और उनके लिए बतौर माता, बतौर पत्नी कितना कठिन था। देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं तब का जब 2005 में ये घटना होने के उपरांत। बात करते हैं 2005 से पहले, जब आपको मैं एक सिचुएशन समझाता हूँ। जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न रहते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, आपके पति के बगल में खड़े होने वाले जितने भी लोग हों उनकी हर एक हफ्ते 2 हफ्ते में हत्या कर दी जा रही हो, आपके घर, आप विधायक हैं, आप पे मुकदमा लिखने के लिए रोज पुलिस आ रही हो, अब बेरंग ऐसे ही वापस चली जा रही हो बिना मुकदमा लिखे, आपको घर पे आपके पति के न रहने के बाद घर पे फ़ोन आए कि आज नहीं कल तक तुम्हारे पति का हत्या हो जाए। अब आप मूल्यांकन करिए कि 1995 से ये दौर था, एक दशक पूरा। 1995 से 2005 वाला ज़्यादा कठिन था उनके लिए कि 2005 से 2025 वाला ज़्यादा कठिन था? एक कठिन था, एक पीड़ादायक। मेरा मानना है कि पति के रहते हुए जब अपने पति के जो संघर्ष उन्होंने देखा और किन किन लोगों से संघर्ष किया, विपक्ष में तो आपको पता है कि ये विपक्ष है, ये तो संघर्ष कराएगा ही, पक्ष के लोगों का भी रुझान जब उधर ही हो तो सोचिए वो संघर्ष कैसा होगा। मैं मानता हूं कि उस समय बड़े महाराज अवैधनाथ जी या आदरणीय उस समय के एमपी थे आदरणीय मनोज सिन्हा जी, राजनाथ सिंह जी, इन लोगों का जो सहयोग साथ रहा, यह नहीं रहा होता तो मेरे पिताजी कभी टूट गए होते। लेकिन ये सहयोग साथ उन लोगों ने ऐसा बनाया कि वो समय से 95-96 से लेके आज 2025 तक हमारी माता जी पे और मुझे पुत्र की तरह आज तक वो छोटे महाराज हो गए, आदरणीय मनोज सिन्हा जी हो गए, आदरणीय राजनाथ जी हो गए। अब तो मैं मानता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 30 साल का जो संघर्ष है, ये हमारे माता जी ने जो देखा है वो मैं भी नहीं बयान कर सकता, क्योंकि जो महसूस होता है ना वो व्यक्ति ही करता है। लेकिन हाँ, मैं ये अपने आप को ज़रूर समझा लिया कि जब वो इतनी सीधी औरत और घर की गृहिणी अपने आप को संभाल कर इस समाज के बीच में मजबूती से पेश करते हुए इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है, तो मैं एक पुरुष होने के नाते, वो भी एक ऐसे व्यक्ति का लड़का होने के नाते और अपनी माता जी के पुत्र होने के नाते,
क्या मैं समाज में निकलकर, और शिक्षित होने के नाते मैं समाज में निकलकर नहीं समझा सकता? आज जो मेरे पिता का नाम है, उनके कर्म हैं, या आज मेरे एक भाई अमेरिका रहते हैं, उनका जो अपना कर्म है, या मेरा नाम या मेरा कर्म है, इसकी केवल और केवल एक ही व्यक्ति देन है, और वो है हमारी माता जी का, आदरणीय अलका राय जी। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि बछड़ू भी तबे कूदेला जब घर का खूंटा मजबूत होगा, तो घर को उन्होंने ऐसे मजबूती से गाड़ के रख दिया था, और उससे हम लोग बंधे। तो पिताजी भी जिन कार्यों पे निकले, उन कार्यों को जब तक रहे तब तक पूरा किया, और मैं भी जब तक निकला हूँ उन कार्यों को पूरा करने के लिए, तो मैं भी पूरा करके ही मानूंगा। कुछ तिथियां इंसान को पूरी तरह बदल कर रख देती हैं, और संभवतः भी जब इसके पहले मैंने उस तारीख का जिक्र किया तो गलत तारीख कही। 13 नंबर। हाँ, 13 नवंबर कह दिया था। 29 नवंबर 2005 जी। आप कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि बतौर व्यक्ति, बतौर इंसान और बतौर राजनेता, क्योंकि उस समय तो संभवतः आपको पता भी नहीं होगा कि 17-18 साल की उम्र में कि आगे क्या करना है। हाँ, आगे क्या करना है, तो उस तारीख ने कितना बदल कर रख दिया आपको? तारीख ने तो बहुत बदल के रख दिया। मतलब मैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कई जगह कि आखिरी बार हमारी उनकी बात 13 तारीख को हुई थी, और वो एक ऐसा समय पीरियड था कि मुझे ये पता था कि कभी भी, क्योंकि 1-2 प्रयास हो चुके थे, और लखनऊ कैंट का एक घटना था, एक शेरपुर में उनके पे प्रयास, शेरपुर मेरे गांव है मेरे विधानसभा में, वहाँ पे उनके पे हत्या का प्रयास था। तो घटनाएं तो उनके पे कई बार हो चुकी थी, तो ये पता था कि कभी ना कभी तो जो सामने व्यक्ति है वो कभी ना कभी तो प्रयास करेगा ही, जो सामने से घटना हो। लेकिन जैसे ये कभी नहीं पता था कि मतलब इस तरीके से वो हम लोगों से दूर हो जाएंगे। और क्योंकि मैं बस इतना मानता हूँ कि अगर उस समय सरकार ने मदद नहीं की होती ना, तो इतने लोगों का जमावड़ा करने के बाद भी हत्या नहीं हो पाती। मैं ये जानता हूँ, अगर सरकार ने मदद नहीं की होती, उस समय की समाजवादी सरकार जो थी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की, अगर उसने मदद नहीं की होती, तो चाहे मुन्ना बजरंगी नहीं, बिन लादेन भी ले आते, तो मेरे पिताजी की हत्या नहीं हो सकती थी। इतनी ये लोगों में कुव्वत ही नहीं थी, इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि सामने पड़ जाए, किसी की नहीं। उनमें जितने भी लोग थे शामिल थे, जो आज मैक्सिमम लोगों को मैं कहूँगा कि, मैं तो साफ कहता हूँ कि महाराज जी का देन है कि सारे लोग अपने अपने रास्ते पे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं थी। और तारीख ने तो बहुत कुछ बदल दिया। मैं तो बस इस तारीख को यही कहता हूँ कि घर घर रह गया, छत चली गई। बारिश होती है, ओला गिरती है, ओलावृष्टि भी होती है, बारिश भी होती है, सब सहता हूँ, धूप भी खूब होती है। तो अभी वो उस तरीके का मैं छत मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी ने उस तरीके का एक छत बना दिया है कि मुझे अभी उस तरीके के ओलावृष्टि और बारिश या धूप का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से उस समय तो छत ही चली गई थी। तो बहुत जो होते हैं ना कि लू का जो थोपड़े होते हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो सब का एहसास करते हुए एक पक्का घड़ा बन के तैयार हो चुके हैं। तो समय तो बहुत था। क्योंकि मुझे लगता है कि हर सवाल का एक मानवीय पक्ष होता है। मैं जब आ रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कुछ बातें कही कि ये करना, ये पूछना, ये क्योंकि बतौर एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते सबकी अपनी राजनीतिक जिज्ञासाएं होती है। तो अब मैं संभवतः वहाँ 1-2 सेकंड रुक कर ठहरा इसलिए क्योंकि एक पिता पुत्र का जो संबंध संवाद है, वो उसकी भी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती जी। क्या इस बात का मलाल तो होता ही होगा कि थोड़ा और समय मिल गया होता? तो नहीं, मलाल एक चीज़ का हमेशा रहता है कि एक तो वो मुझे चाहते थे कि मैं जैसे मैंने बताया आपको कि 13 नवंबर को मेरी आखिरी वार्ता थी उनसे। उस समय वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा आ जाऊं पहले, क्योंकि उस समय घर में जो भी और बचे, हम लोग टोटल 5 चाचा और पिताजी मिला के 5 भाई थे, तो हम लोग 10 लोग हैं। तो उस समय घर में कोई था नहीं, सब लोग बाहरी शिक्षा ले रहे थे।
तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा समय साथ गुजारे। मलाल तो इस चीज़ का रह गया कि वो समय नहीं मिल पाया, या मैं समय हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आप, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब आपके पास रहती है तो उसकी कदर उस तरीके से नहीं हो पाती। और एक तरीके से वो पिता से ज़्यादा गुरु की भावना में से मेरे जुड़े थे। तो उन्होंने एक बात कही कि मुलाकात हो जाती, तो मैंने बस इतने पे टाल दिया कि क्योंकि 30 नवंबर को मेरे गांव पे एक बड़े भाई रहते हैं, उनकी शादी थी, तो मैंने कहा कि शादी पे ही हम लोग 15-16 दिन में मिल लेंगे, क्योंकि आईआईटी का प्रिपरेशन था और ये सब था। वो शुरू से चाहते थे कि मेरे घर में किसी ने आईआईटी क्रैक नहीं किया, उसके बावजूद भी कई अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से सारे मेरे जितने भाई हैं सब इंजीनियरिंग और डॉक्टर से ही हैं। तो वो ये चाहते थे कि मैं एक इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी का मैं निकालूं प्रवेश दाखिला उस समय। तो एक तो उनके ना रहे, मतलब न मिलना आखिरी समय पे एक ये मलाल रह गया, और रहते तो शायद मैं एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, और मैं हो सकता है कि वो रहते तो मैं यहाँ नहीं रहता, मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में तो कभी वो उनके रहने पे मैं नहीं आता, लेकिन अगर वो रहते तो मैं एक अच्छी शिक्षा करके निश्चित रूप से समाज में किसी और भूमिका में अपना योगदान दे रहा होता। अच्छा, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि अगर आज वो होते तो उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ अलग होता, या उनका प्रभाव क्या होता, उनकी प्रासंगिकता क्या होती? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, देखिए मैं जहाँ तक मैं अपने पिता को जानता था या जानता हूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ अभी भी जो मुझे लगता है, वो कभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए नहीं निकले थे। वो राजनीति में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए ही नहीं निकले थे, तो उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए। वो अपनी भूमिका समाज में ऐसे माफियाओं के खिलाफ, उस समय किसी की आवाज़ नहीं उठती थी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे और बड़े बड़े बाहुबली जो आज बनते हैं, किसी की आवाज़ नहीं उठती थी, उसके खिलाफ वो उठे थे। वो उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया में या मैं अपने प्रदेश के किसी और जिले में आवाज़ उठाऊं, पहले मैं अपना घर साफ कर लूं। वो राजनीतिक छाप छोड़ने के लिए नहीं चले थे कि मुझे प्रदेश में अपनी एक राजनीतिक प्रासंगिक एक छाप बनानी है, नहीं। वो तो उनके अपने जो कर्म रहे, वो तो जनता ने उनको ऐसा राजनेता बना दिया कि वो एक आज पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उनकी एक राजनीतिक छाप हो गई। क्योंकि आप भी गौर करके, आप बड़े मतलब मीडिया के पुराने आप व्यक्ति हैं, आप भी इस चीज़ को उठा के देखिए कि उतने बड़े माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद उस दौर में करने वाले कितने लोग हैं, और वो साधारण कितने थे, क्या थे उनके। पहली बार जब उन्होंने 1995 में चुनाव लड़ा, तो वो एक यहाँ बनारस के नगर निगम में ठेकेदारी पे काम करने वाले व्यक्ति थे, बस ये एक पहचान थी। बनारस के अंदर निश्चित रूप से बीएचयू में पढ़े लिखे थे, वहाँ के छात्र संघ में इन्वॉल्व थे, तो राजनीतिक मित्र बहुत थे। राजनीतिक हो गए, कुछ सामाजिक मित्र उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर धन के मामले में देखें तो उस समय भी कुछ नहीं थे। उसके बाद अगर मैं समाज के मामले में देखूं तो बीएचयू के कुछ मित्र, कुछ बीएचयू के बाहर के मित्र, तो भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा के इसकी आवाज़ बंद करनी। तो राजनीतिक विरासत उसके बाद बनी, लेकिन वो कभी इस लक्ष्य से नहीं निकले थे कि मुझे राजनीति में प्रदेश में अपनी छाप छोड़नी है। ये लक्ष्य होता तो वो वहाँ क्यों जाते, वो बनारस में इतने अच्छे सेटल्ड थे, वो बनारस से राजनीतिक छाप शुरू करते। वो गाजीपुर जाके, वो भी मोहम्मदाबाद, वो भी उस समय के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना अपनी वो थी। आपके पिताजी के एक पुराने साथी से बात हुई तो उन्होंने एक अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी के लिए कि बड़े माइल्ड नेचर के थे, और कहा कि ओपन गाड़ी से चलते थे, दिलेर थे, और गलती करने पर अधिकारियों को डांट भी देते थे, भयानक, मतलब काम भर का इतना डांट देते थे कि, और माहौल देखकर हंसी मजाक भी कर देते थे। तो ये जानकारियाँ कितनी सही हैं?
नहीं देखिए, हंसी मजाक वाले तो वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। हाँ, नहीं इसलिए मैंने कहा मौका देखते। नहीं, हाँ, मित्रों में अपने जो उनके मित्र थे वहाँ हंसी मजाक होना एक अलग बात है, हाँ, लेकिन सामाजिक रूप से वो इतने मैं कहूँ तो मिलनसार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक सेवक होने के नाते जवाबदेही ज़रूर थी जनता के प्रति। उस जवाबदेही में चाहे अधिकारी को बोलना हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो, उस जवाबदेही के लिए वो सबकी जवाबदेही तय करके रखते थे, क्योंकि उनकी अपनी जवाबदेही जनता से तय थी। हाँ, अपने मित्रों में निश्चित रूप से एक वो मैं कह सकता हूँ कि एक गंभीर और सरल व्यक्ति थे। अपने मित्रों के लिए वो बहुत ही गंभीर और सरल व्यक्ति थे, लेकिन समाज के लिए वो गंभीर थे। हाँ, ये उनकी कम ही तस्वीरें मिलती जिसमें मुस्कुराते नजर आते हाँ हैं। जी बिल्कुल। नहीं, तस्वीरें, अब वो तस्वीरें क्योंकि उस तरीके का सोशल मीडिया या मोबाइल या उस तरीके का नहीं है। जो तस्वीरें हम लोगों के पास है, आपके अभी ऊपर ही देख रहे हैं, ये राजस्थान की पिक्चर है। ये तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये उनकी हंसती हुई तस्वीर है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, और ये दोस्तों के साथ की ही तस्वीर है, इसमें हम लोग नहीं है। परिवार के साथ घूमने घामने का उनका वो नहीं था, दोस्तों के साथ निश्चित रूप से उनके बहुत अच्छे अच्छे मित्र रहे जिनके साथ वो घूमने जाते थे। तो दोस्तों के साथ वो, अब इस पिक्चर के वो आप देखेंगे और जो उनके अन्य पिक्चर जो क्षेत्र में है, तो दोनों में आपको लगेगा कि दोनों एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति की तस्वीर है। तो इस तरीके का उनका एक अपना एक निजी क्षेत्र था उनका अपना। तो मेरे अंतिम दो प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास तक आने के पहले कई लोगों से वार्ता हुई, चर्चा हुई, तो उसी कड़ी में ऐसा पता चला कि आपकी जो विधानसभा है मोहम्मदाबाद, वहाँ भी आपकी बड़ी सक्रियता है। और पूर्वांचल में एक बड़ा वरिष्ठ पत्रकार एक बड़ा अच्छा कथन कहते हैं कि हमरे दुआरे दू गो गाड़ी लेके आए रहलन। तो तिरही हो, मुंडन हो, और कुछ इस तरह के जो पर्व होते हैं, आयोजन होते हैं, उसमें आपकी सक्रियता रहती है। तो आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा जनता से जुड़ने का? देखिए, मैं ये केवल अपने क्षेत्र तक ही ये बात नहीं सीमित है। खासकर मैं ये पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि पूर्वांचल में जब आपको अपने संबंधों में या सामाजिक किसी व्यक्ति से आपको संबंध नज़दीक करने होते हैं, तो हम लोग की तरफ ये होता है कि आप सुख दुख में उसके शामिल होते हैं। और मेरा एक शुरू से ये रहा है कि आप किसी के सुख में उपस्थित हो चाहे ना हो, उसके दुख में उसको महसूस होने से पहले तक आप उपस्थित हो जाइए, क्योंकि उसको ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा है। और मेरे क्षेत्र का थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना कि जैसे लोगों में पिताजी के न रहने के उपरांत एक उपेक्षा ये ज़रूर थी हमारी माताजी से। और जब अपने माताजी के साथ मैं क्षेत्र में जाया करता था तो धीरे धीरे हमसे हो गई कि इन माफियाओं के खिलाफ जो आवाज़ हमारे पिताजी ने बुलंद करके एक संघर्ष यहाँ तक खड़ा किया, इनको पीछे ढकेला, तो क्या वो परिस्थिति, वो स्थिति माता और पुत्र मिलके उसको संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे? तो ये एक उनके हत्या के उपरांत एक हमेशा से चिंता का विषय समाज में रहा। और मुझे लगता है कि आप गाज़ीपुर, मोहम्मदाबाद, जैसा आप बता रहे हैं कि आपका संपर्क रहता है लोगों से, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों में ये एक भरोसा जग गया है कि उनके सुख दुख में, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं के लिए मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जबकि मेरा भरण पोषण, पालन लालन सब बनारस या बाहर ही हुआ है, लेकिन शुरू से एक गांव पर रहने का एक जो मैं चाहता था कि गांव की तरफ चलूँ अपने लोगों के बीच में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भगवान ने इस माध्यम से सुना। और आज मैं उन्हीं लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, उनकी ज़रूरतों पे, उनके अपने दैनिक ज़रूरतों पे उपस्थित रह के अपनी सहभागिता और समाज के बीच में अपनी जो एक कहते हैं ना कि जब आप सेवा में लगे हैं तो आप केवल और केवल अपना कर्म कर रहे हैं, परिणाम जनता को देना है, परिणाम पार्टी को देना है।
पार्टी जो रोड मैप, अब मेरा बस काम केवल कर्म करना है। रोड मैप तय क्या होगा ये पार्टी और जनता को तय करना है। जाते जाते और क्योंकि हिंदी पट्टी के जैसे जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और भी मैं अगर इस दिशा में आगे बढ़ूं तो महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, ये इन राज्यों की राजनीति उतनी जटिल, उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की है। और ये बात मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ही कहता हूँ, ये बात वहाँ के जनमानस में ही है। तो ये जो, और आप ऐसे प्रदेश के ऐसी विधानसभा से आते हैं जहाँ हर तरह के समीकरण साधना अपने आप में चुनौती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्ग है, इसे सुलझाने का ये जो सियासत की पहेली है, क्योंकि टिकट मिलने से लेकर किसी पद पर आने तक, और पद में आने के बाद वो ईमानदारी, वो समर्पण, वो निष्ठा जनता के प्रति बनाए रखना, क्योंकि वो भी असली कहते हैं कि परीक्षा उसके बाद ही शुरू होती है। तो इसको सुलझाने, मतलब इतनी कठिन पहेली को कैसे सुलझाएंगे? और आने वाले समय में जो राजनीति का, क्योंकि अब तो राजनीति का जो स्वरूप होता जा रहा है वो और कठिन ही नज़र आता है, सहज तो नज़र नहीं आता। तो इसे कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, किसी भी समाज में जब कोई संघर्ष, या मैं कहूँ तो जब कोई जटिलता उत्पन्न होती है या रहती है पहले से, तो उसकी कुंजी होती है आपसी संवाद, उस समाज के बीच में संवाद। क्योंकि संवादहीनता होने के बाद तो वो जटिलता और बढ़ती ही जाती है, कम होने का नाम नहीं लेती है। और मेरा मानना है कि 2017 के बाद से या 2014 के बाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से, और भी मजबूत तरीके से 2017 के बाद से, खासकर जब मैं यूपी की बात करता हूँ और उसमें भी पूर्वांचल या मोहम्मदाबाद जैसा क्षेत्र की बात करता हूँ, तो उसकी जो संवाद की जो शैली है, जो सहजता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का या प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का, संगठन के माध्यम से, संगठन के लोगों से, संगठन के माध्यम से समाज में, राजनीतिक व्यक्तियों के माध्यम से समाज में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माध्यम चाहिए होता है समाज की बातों को समझने की, उसको जो आपने कहा ना कि डिकोड करने की, तो वो ताले की जो कुंजी है वो यही है कि जो संवाद स्थापित समाज से जनमानस के बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूज्य महाराज जी ने बनाया है, और उससे जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, वो आने वाले निकट भविष्य में मुझे मतलब मैं तो आने वाला निकट भविष्य में बहुत दूर नहीं, मैं मानता हूँ कि अगले साल 2 साल में ये जो जातीय भेदभाव, अगड़े पिछड़े की लड़ाई, मतलब इस चीज की लड़ाई को निश्चित रूप से समाप्त करने का काम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। आप गौर करिए, जब 2017 में पूज्य महाराज जी का मुख्यमंत्री के पद पे उनका पदभार उन्होंने ग्रहण किया, जब उनका कार्यकाल चला, तो लोगों में एक ये विश्वास जगा कि समाज में जो भय व्याप्त था या जो अपराधियों का जो गुंडा राज था, उसको अगर कोई ख़त्म करेगा तो ये व्यक्ति है। महाराज जी ने उस विश्वास को आत्मविश्वास से और मजबूती से ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो लोगों को ये एक उपेक्षा जगी, ये एक भावना जगी कि जब ये ख़त्म होगा, गुंडा राज, माफिया, ये सब जब हटेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। जब गुंडा राज समाप्ति की तरफ बढ़ा तो विकास की धारा जो उन्होंने बढ़ाई, जैसे मेरे क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कह लीजिए, औद्योगिक गलियारे के लिए जो भूमि की अधिग्रहण हुई, फिर आप कह लीजिए गंगा एक्सप्रेसवे की अभी जो चर्चा चल रही है, फिर उसके बाद मेरे अपने गांव में गुड़ौर में उन्होंने ITI का विद्यालय दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, प्रदेश स्तरीय स्टेडियम दिया। तो जब इन लोगों ने विकास को देखा
तो लोगों को ये लगा कि अब विकास भी हो रहा है, गुंडा राज भी खत्म हो रहा है, तो हम फिर अन्य दल को क्यों चुने। और हमसे जब पूज्य महाराज जी का अभी कुछ महीने पूर्व ही उनका दौरा था, दौरा होने पे उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया, जनप्रतिनिधियों से, संगठन से संवाद करके किन मूलभूत समस्याओं पे अभी संगठन काम कर रहा है, कैसे आगे काम कर रहा है, उस पर उन्होंने चर्चा की। तो जब आपके प्रदेश का राजा या जनसेवक ग्राउंड पे उतर के अपने जनमानस के बीच उपस्थित होके अपने किए हुए कार्यों का जब मूल्यांकन करता है, तो निश्चित रूप से बदलाव की स्थितियां वहां से उत्पन्न होती है। तो जो जातीय भेद है, अब लोग जाति से ऊपर उठ के सनातन के बारे में सोच रहे हैं, अब अगड़े पिछड़े से निकल के सनातन के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में ये भाव आ रहा है कि हम सब जब एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश की दशा और दिशा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मान के चल रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उससे पूर्व ये लक्ष्य जो है हम लोग पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो समाज की दिशा और दशा बदलने का काम हो रहा है। तो आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि जाति भेदभाव, अगड़े पिछड़े की लड़ाई, आरक्षण पे जो हम लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सब चीज़ से परे होकर और एक होके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरलता से और सहजता से हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे। तो ये थी एक नेता की पीड़ा, एक बेटे की पीड़ा, उनका दृष्टिकोण समाज के प्रति, समाज की नीतियों के प्रति और प्रदेश की सियासत के प्रति। इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि इन बातों का प्रचार और प्रसार हो और ये जो विशुद्ध राजनीतिक चर्चा थी, इसके तमाम आयामों पर जनता गौर करे, ध्यान दे। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में, तब तक के लिए धन्यवाद।